हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 और बोर्ड केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी एक्चुअली सीखने होते हैं। ये ऑर्गेनिक आईयूपीएसी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इनके कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे नीचे। पहले हम इन रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। आप बिलीव करिए, अगर आप ये सारे रूल्स कंप्लीटली पढ़ते हैं तो आपके लिए आईयूपीएसी नेम लिखना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास था रूल फर्स्ट, ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। यानी कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाता है, जैसे कि हमें दिया गया K3FeCN का होल 6। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे K पे प्लस होता है और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, उस पर क्या होता है माइनस। ये आप थोड़ा सीख लीजिएगा, अगर इस बॉक्स के बाहर का पार्ट पॉजिटिव होगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर का चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। सबसे पहले इस कंपाउंड की लिखने की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे के से, पोटेशियम से। यही हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि ऑलवेज कैटायन नेम फर्स्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप क्या करेंगे, कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। ठीक, अब हम दूसरा आगे बात करते हैं थोड़ा, रूल नंबर सेकेंड की। रूल नंबर सेकेंड कहता है गिव स्पेस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास जो ऊपर लिया था, हम उस एग्जांपल को दोबारा लिखते हैं। K3, फिर आएगा हमारे पास FeCN का होल 6। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये रूल ये कहता है कि हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखने के बाद नेगेटिव पार्ट का नाम तब लिखना शुरू करेंगे जब उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे, गैप देंगे। ये रूल नंबर सेकेंड कहता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम। जैसे हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद जब हमें पहले अंदर लिगेंड का नाम लिखा जाता है, एक्चुअली ये CN लिगेंड है, ये हमारा सेंटर मेटल आइटम है। नाम हमेशा पहले, अगर बॉक्स के अंदर की हम बात करें तो पहले किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का। फिर किसका नाम लिखा जाता है, मेटल आइटम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग जो हेक्सासाइनो जब लिखना शुरू करेंगे तो पोटेशियम के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, बाद में यहाँ से लिखना कर शुरू करेंगे हम लोग हेक्सासाइनो। आप याद रखिएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल एक ही जगह गैप आएगा। वो गैप कब आएगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हम लोग टर्न करेंगे। यानी कि कभी भी पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट लिखने के बाद जब एनायनिक पार्ट लिखा जाता है, यानी कि नेगेटिव पार्ट लिखा जाता है जब, तो वहाँ पर एनायन इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। रूल नंबर सेकेंड कहता है। अब देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है। एक्चुअली रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स आ जाएं, तो उनके जो नाम होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है MnH2O का होल 4, इसी के साथ में Cl2 लिखा हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप पहले किसका नाम लिखेंगे। देखिए, H2O को आईयूपीएसी में एक्वा लिखा जाता है, Cl को आईयूपीएसी में क्लोरो या फिर क्लोरिडो लिखा जाता है। तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा ए वर्ड पहले आ रहा है, जबकि सी वर्ड क्लोरो वर्ड बाद में आ रहा है। तो पहले आप किसको लिखेंगे, वाटर को लिखेंगे। वाटर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। उसके बाद लिखेंगे एक्वा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाई क्लोरो या फिर क्लोरिडो। तो ये हमारा रूल नंबर थर्ड कहता है। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अल्फ़ाबेटिकली जो लिगेंड पहले आएगा उसका नाम पहले, जो लिगेंड बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। ये 3 रूल शायद आपको समझ आ गए होंगे। रूल नंबर 4 के लिए चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। रूल नंबर 4 हमें सिखाता है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। रूल नंबर 4 से हम लोग सीखेंगे लिगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। एक्चुअली ऐसे सभी लिगेंड जिनके साथ में निगेटिव चार्ज रहेगा, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, उन सबकी सफिक्स में ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड के लिए, फिर पॉजिटिव लिगेंड के लिए, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअली हम निगेटिव लिगेंड्स के लिए। तो जितने भी निगेटिव लिगेंड्स होते हैं उन सबका जो नाम होता है उनके सफिक्स में ओ वर्ड का यूज़ करना होता है। ये रूल कहता है हमारा रूल नंबर 4। जैसे कि हमारे पास F निगेटिव लिखा हुआ है, तो F निगेटिव का नाम या तो आप फ्लोरिडो लिखेंगे या फिर आप फ्लोरो लिखेंगे, पर लास्ट में एक सफिक्स ओ जरूर आएगा, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही Cl का नाम क्लोरिडो या क्लोरो होता है, Cn का नाम साइनेटो और साइनो होता है, SO4 2- का नाम सल्फेटो होता है, OH- का नाम हाइड्रोक्सो होता है, C2O4 का नाम ऑक्जेलेटो होता है। अगर आप ध्यान करेंगे,
ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जितने भी लिगेंड्स हैं सबके लास्ट में एक टर्म आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर वो ओ आ रहा है, सफिक्स ओ रहेगा। इससे आप ये सीख सकते हैं कि कोई भी ऐसा लिगेंड जो नेगेटिव होगा उसके लास्ट में कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे हम लोग, ओ। इसी तरीके से पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए क्या है कि जिनमें पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं जो, उनके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई यू एम। पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए सफिक्स क्या यूज़ किया जाता है, आई यू एम। जैसे हम लोग यहाँ पे निगेटिव लिगेंड्स के लिए ओ सफिक्स यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए आई यू एम, ई एम सफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजोनियम होता है, NO प्लस का नाम नाइट्रोसोनियम, NH4 प्लस का नाम अमोनियम होता है, NO2 प्लस का नाम नाइट्रोनियम होता है। तो ये जितने भी लिगेंड हैं देखिए उनके सबके लास्ट में एक वर्ड आ रहा है आई यू एम, आई यू एम, आई यू एम और आई यू एम। यानी कि जितने भी पॉजिटिव लिगेंड होते हैं उनकी सबकी जो एंडिंग है वो आई यू एम वर्ड के साथ होगी, सफिक्स के साथ होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल थर्ड पार्ट इसका, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स का थर्ड पार्ट। न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल सफिक्स। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। अब लिगेंड्स कौन से न्यूट्रल होते हैं ये आपको खुद पता करना होगा, ये मैंने इसमें बिल्कुल नहीं बताया है। जैसे कि H2O न्यूट्रल होता है, NH3 भी न्यूट्रल होता है, CO भी न्यूट्रल होता है, NO भी न्यूट्रल होता है और pyridine C5H5N भी न्यूट्रल होता है। तो जिससे वाटर को हम लोग IUPAC में एक्वा लिखते हैं। पहले जब ओल्ड सिस्टम IUPAC सिस्टम आया था तो इसको एक्वो लिखते थे। ओल्ड IUPAC सिस्टम में इसको AQUO लिखा जाता था, एक्वो। बट अब ये टर्म हटा दिया गया, अब हमें क्या इसको पढ़ाया जाता है, एक्वा, और हमें एक्वा ही लिखना होता है। NH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, अमाइन। आप याद रखिएगा AMMI लिखा जाता है NH3 के लिए। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH2 ग्रुप को इनऑर्गेनिक IUPAC में एमीन लिखा जाता है, ठीक है। अब इस NH2 से NH3 को डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए वहाँ पे एक M एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि NH2 से NH3 को अलग करने के लिए एक M एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। CO ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। NO ग्रुप का नाम नाइट्रोसिल होता है और C5H5N का नाम पिरिडीन होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स लिखे हुए हैं उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनके पास कोई भी स्पेशल सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता। ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 ये कहता है एक्चुअली कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं ना, जो बॉक्स के अंदर लिगेंड्स लिखे होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इन सारे टर्म्स को यूज़ करके उनके नंबर्स को डिनोट करेंगे, डोनेट करेंगे आप, ठीक है। डिनोट किया जाता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 5 के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे एक हमारे पास लिगेंड है MnH2O का होल 4 और हमारे पास इस, सॉरी बॉक्स अभी नहीं बनाना था, इधर Cl2। ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो Cl हमारे पास कितने हैं, 2। तो 2 के लिए हम लोग डाई लिखेंगे। H2O हमारे पास 4 हैं, 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेट्रा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड्स के नंबर होते हैं उनको डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे टेट्रा या फिर डाई या फिर पेंटा, हेक्सा, जितने भी लिगेंड्स होंगे आप उन नंबर को यूज़ करेंगे। ये रूल नंबर 5 हमें बताता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 ये बताता है कि बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज फॉर दोज लिगेंड विच डिनोट डोनेट मोर देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना है आपको, ऐसे सभी लिगेंड जो एक पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा किस जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल बेस्ट होता है EN। मैंने आपको पहले ही बताया था EN एक ऐसा एग्जांपल होता है जो बाइडेंटेट होता है। EN एक ऐसा लिगेंड है जो बाइडेंटेट होता है क्योंकि EN के पास 2 नाइट्रोजन होते हैं और वो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये मैंने एक्चुअली अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक था जिसमें था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो EN का कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट, यानी कि ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमें दिया जाए एग्जांपल, यहाँ पे हमें दिया जाता है FeEN का होल ट्वाइस और Cl2। ये एग्जांपल आपको दिया जाए तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, वैसे आपको डाई लिखना चाहिए था, बट आप डाई वर्ड का यूज़ ना करके 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, 20। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो आप उसके लिए ट्रिस लिखते। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो आप उसके लिए टेट्रा किस लिखते। तो पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इस लिगेंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20, फिर ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इस लिगेंड का पूरा नाम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन लिखेंगे हम लोग, ये इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आगे हम लोग Cl का नाम लिखेंगे, डाई क्लोरो
या फिर डाई क्लोरिडो, ठीक, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। तो ये तरीका होता है एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग जो नंबर एक ऐसा लिगेंड जो बाइडेंटेट हो उसके लिए हम लोग क्या कर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बिस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके रीज़न मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे डाई लिखता, एज्यूम करिए मैं यहाँ पे डाई लिखता, तो देखिए इसका नाम होता है डाई इथेन 1 डाईमीन। पढ़ने में आपको थोड़ा गलत अलग लग रहा होगा, गलत जैसा लग रहा होगा एक्चुअली, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे डाई वर्ड 2 बार आ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। डाई वर्ड 2 बार अगर आएगा तो वो गलत होता है एक्चुअली। इसकी इसी वजह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया, वो क्या होता है, बिस। अच्छा, मैं और एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे कि C2O4 भी एक बाइडेंटेड लिगेंड ही है, बट एक्चुअली ये रूल उसके लिए अप्लाई नहीं होता। वहाँ पर आपको इसके जो नंबर्स होते हैं 4 हैं या फिर 3 है, तो उसके लिए आपको ट्राई ही लिखना है, और 4 के लिए टेट्रा लिखना है, 2 के लिए डाई लिखना है। आप ये सिर्फ और सिर्फ बिस ट्रिस टेट्रा किस वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ आप ईएन के लिए, यानी कि इथेन 1 डायमीन के लिए ही करेंगे, बाकी आप किसी के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 6 के साथ। रूल नंबर 6 ये कहता है, सॉरी रूल नंबर 7 ये कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम राइट इन रोमन नंबर विद ब्रैकेट। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, जैसे कि ये था K3FeCN का होल 6, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर हमारे पास मेटल है ना, ये CMA सेंट्रल मेटल एटम, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे विद ब्रैकेट। तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के पूरी एंडिंग, जब यहाँ पर इसका नाम एंड हो रहा होगा, तो सबसे लास्ट में मेटल का नाम लिखने के बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को, जैसे कि इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो मैं 3 जो रोमन नंबर में लिखूंगा उसको ब्रैकेट में बंद करूंगा, ऐसे विद ब्रैकेट आपको लिखना है। ये रोल नंबर 8 कहता है, सॉरी 7 कहता है, ठीक। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कैसे लिखना है, रोमन नंबर में विद ब्रैकेट लिखना है। ये रूल नंबर 7 कहता है। रूल नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। रूल नंबर 8 ये कहता है, फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन सेम। यानी कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है COH2O का होल 6, और बॉक्स के बाहर यहाँ पे लिख दिया गया हमारे पास Cl3। अब मैं आपको सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है या एनायनिक है। सिंपल सी बात है, अगर बाहर का पार्ट हमारा एनायनिक है तो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक होगा, ठीक। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, NiCO का होल 4। देखिए जब भी कभी इस बॉक्स के इधर या इधर कभी भी कुछ भी ना लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा तो उस वक्त जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, हम उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे। यहाँ पर इस निकिल को हम लोग सीधा सीधा निकिल लिखेंगे। यही हमारा कहता है रोल नंबर 8। क्या कहता है, फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन सेम। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का नाम था वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रूल नंबर 8 ये कहता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 के साथ। रूल नंबर 9 ये कहता है, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद सफिक्स 8। यानी कि यहाँ पर जो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है वो एक पर्टिकुलर सफिक्स 8 से एंड होगा। यानी कि सबसे पहला एग्जांपल जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था K3FeCN का होल 6। ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये प्लस पार्ट है तो अंदर का पार्ट माइनस होगा, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है। तो यानी कि एनायनिक होने की वजह से यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसका जो नाम है वो 8 वर्ड के साथ एंड होगा। रोल नंबर 9 कहता है। तो यहाँ पर Fe को हम लोग क्या लिखेंगे, फेर्रेट लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंड्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि आप Al को एल्यूमिनेट लिखेंगे, Pt को प्लेटिनेट लिखेंगे, Zn को जिंकेट लिखेंगे, और Ag को अर्जेंटेट लिखेंगे, और Hg को मर्क्यूरेट लिखेंगे, CO को कोबाल्टेट लिखेंगे, Ni को निकलेट लिखेंगे। ये 9 रूल्स हैं एक्चुअली, आपको IUPAC बिल्कुल आसान कर देंगे। अगर आप IUPAC करेंगे तो आपको कंफर्म कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये आप अगर इस वीडियो को मन से देखते हैं तो आपको IUPAC लिखने में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।